पावर होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, और कंट्रोल तभी हो पाता है जब आप चेंज को समझते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही चीज बताता है कि चेंज कब होगा और कब नहीं। आज की क्लास में हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हर ऑब्जेक्ट चेंज को रेजिस्ट करता है। न्यूटन ने कहा इसी चीज को मैं लॉ बना देता हूँ। हर ऑब्जेक्ट अपने चेंज को रेजिस्ट करना चाहता है अनटिल एंड अनलेस उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो। यही चीज हमारा फर्स्ट लॉ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये बेसिकली थी भी इनर्शिया की डेफिनेशन, याद है ना? इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ये बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ की, कि हर बॉडी continues in its state of rest or in uniform motion in a straight line until and unless एक उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग जाए। ये हम अभी तक पढ़ते भी आ रहे हैं, इतनी सी बात है ना? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? स्टेटमेंट क्लियर है? ये वाला स्टेटमेंट हमारा बेसिक है, इसको ये क्लियर हो गया है। हम इसका इसी स्टेटमेंट का एक और टेक देखते हैं। आगे बोलता है, ये हमने अभी पढ़ा कि एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है जी। इसके अलावा हम एक दूसरे फॉर्म में इसको कह सकते हैं, स्टेट कर सकते हैं क्या? अ बॉडी रिमेन्स अनएक्सिलरेटेड। अ बॉडी रिमेन्स अनएक्सिलरेटेड मतलब एक्सिलरेशन इज जीरो इफ एंड ओनली इफ रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। ये तुमने बैलेंस फोर्स में भी पढ़ा था, याद है? एफ आपका एफ रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स आपका जीरो आ रहा था, तो मेरा एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा था? जीरो। बॉडी अनएक्सेलरेटेड रह रही थी। वही चीज बोल दी कि बॉडी अनएक्सेलरेटेड रहेगी कब? ओनली इफ एंड ओनली इफ नेट फोर्स इज जीरो। और इसी बॉडी को, ऐसी ही बॉडी को हम क्या बोलेंगे कि वो बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में। अगर कोई बॉडी है, उस पे लगने वाली चाहे जितनी भी फोर्सेस हो, किसी भी डायरेक्शन से कोई भी फोर्स लग रही हो, अगर मेरा एफ नेट इक्वल्स टू जीरो आ गया, दैट मीन्स ये बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में। ठीक है, इतनी सी बात समझ आ गई। इक्विलिब्रियम अभी वैसे ऐसा कोई न्यूमेरिकल आएगा नहीं, लेकिन स्टिल अगर कभी इक्विलिब्रियम का वर्ड समझ आ जाए, आपको किसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाए, या न्यूमेरिकल में आए, चाहे वो आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आ जाए, तो इक्विलिब्रियम वर्ड समझते ही समझो। अगर इक्विलिब्रियम है, दैट मीन्स उस सिस्टम पे, उस बॉडी पर जो एफ नेट है वो क्या है? जीरो। इतनी सी बात ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या है? नेट फोर्स जीरो है, वो बॉडी अनएक्सेलरेटेड। यही हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ना? सिंपल, कोई परेशानी नहीं है इसमें। चलो आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। बोलता है अ बॉडी ऑफ वेट 5 न्यूटन इज केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। उसने स्मूथ बोल दिया, दैट मींस फ्रिक्शन की बात हम नहीं करने वाले। फिर बोलता है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल। टेबल कितना फोर्स लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, उस बॉक्स पर, वो बताना है। और उसने क्या बता दिया कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है उस पे वो कितना फोर्स लगा रहा है टेबल पे? 5 न्यूटन का। मतलब वो लगा रहे हैं क्या? बेसिकली क्या है? वेट उसका कितना है? 5 न्यूटन। तो ऑब्वियसली वो कितना फोर्स लगा रहा होगा? 5 न्यूटन का। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। वो क्या बोला है? व्हाट इट इज केप्ट ऑन दैट हॉरिजॉन्टल टेबल, है ना? तो अगर वो केप्ट, इट इज एट रेस्ट, दैट मीन्स अगर उस पे एफ रेस्ट है, तो इसका मतलब एफ नेट क्या है? जीरो है। एफ नेट जीरो है, तो अगर मेरा एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 न्यूटन है, तो सरफेस से एक नॉर्मल भी तो लग रहा होगा, और वो नॉर्मल कितना लग रहा होगा? 5 न्यूटन। तो टेबल कितना फोर्स लगा रही है? कितना लगाएगा? 5 न्यूटन का। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? तो टेबल का फोर्स कितना है? कितना है? 5 न्यूटन। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? क्योंकि ऐसा क्यों है? बिकॉज ये ऑब्जेक्ट क्या है? इक्विलिब्रियम में, एफ नेट क्या है? जीरो है, तो यहाँ से हमारा केस बन जाता है। ठीक है, चलो आगे देखो। A body of weight 5 Newton is kept, again kept, it is not moving, it is kept on a smooth horizontal table. A person pushes the body from top. Same question है, पर इसमें एक नई चीज जुड़ गई। क्या? कि अब ऑब्जेक्ट जो था मेरा,
जैसे ये ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे था, तो पहले ये 5 न्यूटन का था, बस ये रखा होता। अब वो बताना था कि ये टेबल कितना फोर्स लगा रही है इसके ऊपर, तो हमने बता दिया था 5 न्यूटन का। बट अब क्या हो गया उसमें, उसने बोला कि कोई पर्सन है जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, टॉप से फोर्स लगा रहा है, कितना, 3 न्यूटन का। तो टॉप से फोर्स लगाया उसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3 न्यूटन का। अब बताना है कि अब टेबल कितना फोर्स लगा रही होगी। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, एक रिएक्शन फोर्स है ना, तो जितना उसके ऊपर फोर्स लगेगा वो उतना रिएक्शन में दे देगी। तो यहाँ पर 5 न्यूटन ऑलरेडी था, अभी किसी ने उसको ऊपर से पुश किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितना, 3 न्यूटन, है ना। तो अगर मैं एफ डाउनवर्ड की बात करूं, एफ डाउनवर्ड की बात करूं तो कितना हो गया, कितना है डायरेक्शन, 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। पहले 5 न्यूटन उसका वेट, और ऊपर से कोई उसको और पुश कर रहा है, तो कितना हो गया, 3 न्यूटन का भी पुश हो गया, तो टोटल कितना हो गया, एफ डाउनवर्ड फोर्स कितना है, 8 न्यूटन। अगर ये दोनों मिलाकर 8 न्यूटन है, उस पे 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ऐसे दबा करने पे, तो अब मेरा टेबल कितना फोर्स लगाएगी उसको काउंटर करने के लिए, जिससे वो धस के अंदर ना घुस जाए। अभी मुझे इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है ना, मुझे एफ नेट 0 करना है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर 8 न्यूटन है, तो मुझे नॉर्मल चाहिए होगा कितना, अप, एफ अप चाहिए होगा, कितना चाहिए होगा। अब मुझे पता है एफ नेट कितना होता है, 0, एफ डाउन प्लस एफ अप शुड बी 0, है ना। तो एफ डाउन, डाउनवर्ड वाला क्या है आपके पास -8 न्यूटन प्लस 5 अप इक्वल्स टू 0। तो 5 फोर्स अप क्या है, बेसिकली इस 8 को उधर ले आएंगे तो अपवर्ड कितना हो गया। इतना करने की जरूरत, ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, तो आपको वैसे भी पता लग रहा है, मैंने इसीलिए कर दिया। कई बार और भी फोर्सेस लग सकती है ना, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। बेसिकली क्या, हमने फर्स्ट लॉ लगाया, फर्स्ट लॉ लगा के हमने कहा एफ नॉट क्या है, 0, क्योंकि इट इज केप्ट, है ना, एक जगह रुका हुआ है हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर। तो एफ नेट 0 है, तो डाउन प्लस अप 0 हो गया। डाउनवर्ड वाले हम उसको माइनस में लेते हैं, तो हमने -8 न्यूटन कर दिया, आपको पॉजिटिव छोड़ दिया। हम वहां से अपवर्ड वाला निकाल देंगे, कितना आया, 8 न्यूटन। कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, चलो आगे देखते हैं क्या बोलता है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, न्यू एनसीईआरटी क्वेश्चन। ड्रॉ पोजीशन टाइम एंड वेलोसिटी टाइम का फॉर एन ऑब्जेक्ट व्हेन नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। नो नेट फोर्स, अच्छा, नो नेट फोर्स दो केस बन सकते हैं। एक तो तब जब बॉडी रेस्ट पर हो, तब भी कोई नेट फोर्स नहीं लगे हो सकता है ना, रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा। दूसरा क्या बन सकता है, अगर बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, तब भी हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिफरेंट होगा। तो पहले रेस्ट की बात कर लेते हैं। अगर मेरा बॉडी एट रेस्ट है, तब मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बनेगा, एक्सटी ग्राफ। कैसा बनेगा, मान लेते हैं वो 0 पे ही था, कितना बनेगा, 0 पे था, तो कितना रहेगा, ये मेरा फोर्स था, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर मेरी बॉडी रेस्ट पर है, तो कैसा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग चला जाएगा, 0 पे ही उसका डिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वीटी ग्राफ को देखते हैं। इसका वीटी ग्राफ क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे। सेम अगेन, जब मेरा डिस्टेंस ही नहीं चाहिए, कोई रेस्ट पर है, तो क्या ही चेंज होगा वेलोसिटी में, तो हमारा बेसिक सिंपल सा। अब बात कर लेते हैं जब बॉडी मोशन में, अगर इन मोशन कर देते हैं, द बॉडी इज इन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में है, तब क्या कहानी होगी एक्सटी ग्राफ की, याद करो, मोशन चैप्टर में पढ़ा था ना। बॉडी इक्वल यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा तभी तो नेट फोर्स 0 होगी ना। जैसे चल रहा है भाई, चल रहा है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेट कर जाएगा। मुझे एक्सेलरेशन 0 चाहिए, एक्सेलरेशन नहीं चाहिए। दैट मीन्स मुझे एक्सेलरेशन 0 कब होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बन जाए, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है, वेलोसिटी। याद आ रहा है सब कुछ, है ना। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या मिलता है मुझे, वेलोसिटी, ऐसा होता था। अब मैं बोल रही हूँ कि भैया मुझे क्या चाहिए, नो नेट फोर्स, एफ नेट 0 चाहिए, तो एक्सेलरेशन 0 चाहिए। एक्सेलरेशन 0 कब होगी, जब मेरी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब मेरा स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। स्लोप कांस्टेंट कैसे होगा, ऐसे, है ना, स्लोप कांस्टेंट ऐसे ही होगा ना, याद आ गया सबको।
आपका पोजीशन टाइम ग्राफ नो नेट फोर्स अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो कुछ इस तरीके का बनेगा। अब वीटी ग्राफ इसका कैसा बनेगा? वीटी ग्राफ क्या, इसी का वीटी ग्राफ पे कन्वर्ट करो, अभी बोला नेट फोर्स में एक्सेलरेशन 0 है, दैट मीन कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो वीटी ग्राफ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट है ना भाई, कुछ ना कुछ कांस्टेंट जो भी वैल्यू है वो बनती वही चलती जाएगी, कोई परेशानी कोई दुख दर्द, इजी है। मोशन को रिवाइज करके बैठोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सपोज नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल? नेट फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है उसके ऊपर। अब हमें बताना है कि कौन सी सिचुएशन जो नीचे ऑप्शन दिए हैं वो पॉसिबल है, कौन सी नहीं है। ठीक, पहला क्या है? ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट इफ एट रेस्ट, ट्रू है ना, यही तो बोलते हैं नो नेट फोर्स, अगर जीरो कोई नेट रिजल्टेंट फोर्स नहीं है तो रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे रहेगा, ये तो पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल। नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स कीप मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इफ ऑलरेडी मूविंग, अगर मूव कर रही थी तो वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी, अगेन ट्रू, एफ नेट जीरो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है जी, कोई परेशानी इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्या बोला उसने? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्या ये पॉसिबल है? उसने क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया है कि मुझे किस चीज का सिचुएशन बताना है, नो नेट फोर्स। नो नेट फोर्स मतलब मेरा एफ नेट जीरो होने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन शुड बी जीरो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब कि उसके पास कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकती है, कहीं ना कहीं वो एक्सेलरेट, कांस्टेंट तरीके से वो एक्सेलरेट कर रहा है, कांस्टेंट वैल्यू के साथ वो एक्सेलरेट कर रहा है। अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है दैट मींस उसको कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी, बट यहाँ तो हमें नहीं बोला जा रहा, हमें कहा जा रहा है कि नो नेट फोर्स, एफ नेट जीरो है, दैट मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, कोई परेशानी कोई दुख दर्द, समझ आया? नेट कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब कि वेलोसिटी कुछ ना कुछ बढ़ रही है तभी तो एक्सेलरेट करेगा ना वो, तो वो तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि फोर्स तो हमारी नेट फोर्स तो जीरो। ठीक, चलो आगे देखते हैं। इन द रियल वर्ल्ड, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के, हाँ नए वाले एनसीईआरटी के, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ सिचुएशन वेयर नो फोर्स आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऐसी सिचुएशन, ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना कि किसी ऑब्जेक्ट पे कभी कोई फोर्स लग ही नहीं रही, जब आप नॉर्मल खड़े हुए भी हो तब भी आप पे फोर्स लग रही है, कॉन्टिन्यूसली आपका वेट लग रहा है ना, कॉन्टिन्यूसली आप पे वेट लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स भी आपको लग रही होगी उसको बैलेंस करने के लिए, तो आप कहीं भी खड़े भी हो, कुछ भी चीज है, कहीं ना कुछ फोर्स सिस्टम में जरूर एक्ट कर रही है। फिर बट बाय अप्लाइंग एडिशनल फोर्सेस a condition can be achieved where the net force of an object is zero. एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम अगर एडिशनल फोर्स और ऐड कर दे तो हम एफ नेट जीरो ला सकते हैं। एग्जाम्पल बताना है उसको, सोचो। अभी पिछली कुछ क्लास में हमने सबसे फेमस एग्जाम्पल अभी टॉपिक पढ़ा था, फ्रिक्शन। किसी ऑब्जेक्ट को आप मूव कराना चाह रहे हैं लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, मोशन, टेंडेंसी ऑफ मोशन या मोशन के रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, लेकिन यहाँ पर मुझे एफ नेट जीरो का ऑप्शन चाहिए। बेसिकली क्या है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, अगर फ्रिक्शन ही एक्ट कर रहा होता तो पीछे चला जाता, लेकिन मुझे उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ा, एफ अप्लाइड लगा दूं मैं जितना अप्लाइड फोर्स, अगर फ्रिक्शन को काउंटर करना है मुझे अप्लाइड फोर्स ज्यादा करना पड़ेगा अपना, है ना। तो अगर कोई बॉडी है उस पर यहाँ अगर फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो मोशन क्या, अप्लाइड फोर्स कहाँ लगेगा, इधर, है ना। यहाँ पे अगर फ्रिक्शन लग रहा है दैट मीन्स वो इधर मोशन कर रहा होगा, यानी कि एफ अप्लाइड इधर होगा। अगर एफ अप्लाइड बराबर हो जाए फ्रिक्शन के तब हम कह सकते हैं मेरा एफ नेट सिस्टम उस बॉडी पे क्या हो जाएगा, जीरो। और ये कौन सा स्टेट होता था, कौन सा केस होता था, जब मेरा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के बराबर हो जाए, लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला, है ना, कि जस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ मूवमेंट है ना। एनीवेज, ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, एक ये बेसिक से एग्जांपल को कोई भी एग्जांपल सिस्टम में आप उठा सकते हो। ठीक है, कोई परेशानी कोई दिक्कत, चलो आगे देखो।
नेक्स्ट में हम समझते हैं कि बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है हमारा, वो हमें क्या क्या चीजें दे देता है। हमें इट गिव्स क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, मतलब बता दिया कि एक्सेलरेशन कब होगा, जब उस पर कोई फोर्स एक्ट कर रही है, मतलब फोर्स इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, ये हमको पता चला। नहीं है तो फिर एफ नेट जीरो है, इक्विलिब्रियम में है हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन हमें पता चली फोर्स की। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या पता चला कि इट डिफाइंस इनर्शिया। इनर्शिया की डेफिनेशन जो हमें मिली वो इस लॉ से मिली, वही हमने बेसिकली जो डिफाइन किया था पीछे, वो फर्स्ट लॉ ही तो था। इनर्शिया क्या है? इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज, वरना वो स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट, वो सब कुछ सेम रखेगा जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी की रेजिस्ट करे उस एक्सटर्नल फोर्स को, सडन चेंज को, वही आपका इनर्शिया है। तो फर्स्ट लॉ ने यही तो डिफाइन किया कि भाई ऑब्जेक्ट उसी स्टेट में रहेगी अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे उसके ऊपर, वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। तो इनर्शिया डिफाइन हुआ। इसी वजह से फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, कई बार आ जाता है स्टेट लॉ ऑफ इनर्शिया, कौन सा लॉ था स्टेट लॉ ऑफ इनर्शिया, तो कौन सा है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, जहां मैंने इनर्शिया को अच्छे से समझा था कि क्या होता है क्या क्या नहीं होती। अब हम न्यूटन लॉ के ही कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन देख रहे हैं, हम उनको बाइफर्केट करके देख रहे हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल, मोशन के एग्जाम्पल और डायरेक्शन के एग्जाम्पल। ठीक है, वही है बेसिकली, वही है, इनर्शिया के बारे में बता रखा है, पर हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ को बात करेंगे। एग्जाम्पल देखो, व्हेन अ हॉर्स सडनली स्टार्ट्स रनिंग द राइडर फॉल्स बैकवर्ड। ये क्वेश्चन किया था ना हमने कि बस अचानक से चलना चालू हो गई, पिछले क्लास में पढ़ा था कि बस अचानक से चलना स्टार्ट हो गई तो आप पीछे की तरफ गिरते हो। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी बॉडी पहले बस के साथ रेस्ट पे थी, बस आगे मूव कर गई, आपका लोअर बॉडी भी आगे मूव कर गया, लेकिन आपकी अपर बॉडी उसी जगह पे रहना चाहती थी, तो वो उसको एक पीछे झटका लगता है, जर्क लगता है पीछे। सेम चीज यहाँ पर, हॉर्स अचानक से चालू हुआ भागना, तो राइडर क्या है? पीछे की तरफ गिर जा रहा है। दैट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, राइडर फॉल्स बैकवर्ड। ठीक है, और एक्सप्लेन करके लिखना हो तो ऐसे लिख देना कि इनिशियली हॉर्स एंड द राइडर both are at rest when horse starts running, the lower body which is in direct contact with the horse, तब क्या हुआ? वो मोशन में आया, बट अपर बॉडी wants to remain at rest due to inertia of rest, that's why वो बॉडी क्या होगा? पीछे की तरफ गिरेगा। ठीक, इस तरह कहानी पूरी लिख देना अगर ज्यादा मार्क्स का है, वरना अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो बस इतना ही बताना कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बिकॉज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट देखते हैं, डस्ट हैंगिंग कारपेट है, हम झाड़ते भी है ना, घर में झाड़ू लगाते हो, लगाना चाहिए है ना, सफाई करते हो, सारा काम मम्मी का नहीं है, खुद भी सफाई करो। झाड़ू लगाते हो तो क्या होता है? जब आपका कोई मैट होता है, मैट से धूल झाड़नी होती है, क्या करते हैं? मैट को इस तरीके से झाड़ते। क्यों? क्योंकि मैट और डस्ट इनिशियली क्या है? रेस्ट पर है। मैट को आपने झटक के क्या किया? मोशन में लिया है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो तो रहना चाहते थे रेस्ट पर, तो वो झटक के कहाँ गिर जाते हैं? नीचे। ठीक है, अगेन इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो नीचे गिरेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सेम चीज, आप किसी पेड़ को अचानक से ऐसे एक सडन शेक दोगे तो क्या होगा? फ्रूट्स क्या हो, ये फ्रूट्स या जो भी चीजें उस पर लगी हुई है वो क्या होगा? गिरेंगे, पत्तियां गिरेंगी उसके ऊपर से। क्यों? बिकॉज इनिशियली पूरा सिस्टम क्या है? रेस्ट पर। जब आपने उसको एक सडन जर्क दिया, मोशन में लाए, तो जो फ्रूट्स हैं वो अपने उसी स्टेट में रहना चाहेंगे और उसकी ब्रांच टूट कर वो जो फ्रूट होगा वो नीचे गिर जाएगा। ठीक, अगेन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट, ये वाला तो बहुत फेमस है ना, बहुत सारी वीडियोस भी हैं इसके ऊपर कि भाई ग्लास है, कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर एक आपने एक हैवी कॉइन रख दिया, आपने कार्डबोर्ड को फ्लिक किया, कॉइन जो है वो नीचे ग्लास में गिर जाता है। क्यों? बिकॉज आपने फ्लिप किया, उसको खींचा और हमने कार्डबोर्ड को तो हटा दिया, लेकिन जो जो कॉइन था वो वही रहना चाहता था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहना चाहता था, वो अचानक से उसके अंदर गिर जाता है। ठीक, कोई परेशानी, कोई दुविधा? चलो नेक्स्ट देखो, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का अगेन एग्जांपल, हॉर्स वाला जो था, अगर भाग रहा है हॉर्स लेकिन सडनली रुक जाए तो क्या होगा? राइडर ऊपर आगे गिरेगा, आगे है ना, आगे की तरफ गिरेगा। तो वही चीज यहाँ पे बस वाला भी एग्जांपल की बस भाग रही थी,
अचानक से रुक गई तो आप आगे की तरफ गिर जाते हो। दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट देखो, अ पर्सन गेटिंग आउट ऑफ अ मूविंग बस और ट्रेन फॉल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लास में एक्सप्लेन किया था कि अब अगर मूविंग बस मोशन में है, आप अचानक से जब बाहर निकलोगे तो ग्राउंड क्या है, रेस्ट पर है, आपके पैर एकदम से रेस्ट पर आएंगे। लेकिन बस क्या है, मोशन में है। तो बस अगर मोशन में है और आप एकदम से रेस्ट पे आ गए तो आपकी अपर बॉडी आगे उसके मोशन के साथ जाना चाहिए, तो आप उसकी तरफ आगे की तरफ गिर जाते हो, है ना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एथलीट रन्स फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। लॉन्ग ऐसा देखा है ना ओलंपिक्स वगैरह में भी कि लॉन्ग जंप वाला होता है तो दूर से भागते हुए आते हैं, दूर से भागते हुए आते हैं, जिससे कि इन्हीं भागते हुए आए टू गेन दैट इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे ही उन्होंने जंप लगाया तो बॉडी उसी स्टेट में रहना चाहती है, मोशन की स्टेट में रहना चाहती है। दैट्स वाई वो आगे की तरफ मूव करके जा पाते हैं जितना जा पाएंगे, है ना। तो जितना ज्यादा तेजी से आप वो भागते हुए आएंगे उतना सडन वो उतना आगे तक वो लॉन्ग जंप कर पाते हैं। द बॉडी फ्लाइज अप बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला एग्जाम्पल। बॉल थ्रोन अपवर्ड इन अ मूविंग ट्रेन कम्स बैक इनटू थ्रोअर्स हैंड्स। ये केस कब पॉसिबल है, जब मेरा जो मूविंग ट्रेन है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हूँ। ठीक है, कांस्टेंट, वही केस देख रहे हैं हम, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला, एफ नेट जीरो वाला। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है। अगर कोई ट्रेन है v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, आपने बॉल को फेंका, तो ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन होती है उस टाइम पे आपको। अगर क्वेश्चन में ये क्लियरली बोला हुआ है कि जो हमारा ट्रेन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और फिर पूछा जाता है आपसे कि बॉल ऊपर फेंकी तो क्या बॉल वापस जिसने फेंका है थ्रोअर के हैंड में आएगी, या पीछे गिर जाएगी, या आगे चली जाएगी, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, आंसर डिपेंड करता है किस स्टेट पे। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी की बात बोली गई है तब क्या होगा, तब जहां है जिसने फेंकी उसी के हाथ में आके गिरती है। ऐसा क्यों, क्यों होगा? जब बॉल हमारे हाथ में थी, मान लेते हैं ये हमारे बॉल है, ये हमारे हाथ में थी, तो जब हम जो ट्रेन है उसकी वेलोसिटी क्या है, v। तो आपकी भी वेलोसिटी क्या है, v, और आपके हाथ में बॉल है उसकी भी वेलोसिटी क्या है, v। तो इनिशियली उसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी है v, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना। अब आपने उसको ऊपर की तरफ फेंका, है ना, उसको एक थोड़ी सी वर्टिकल वेलोसिटी दी, तो वर्टिकल वेलोसिटी दी, लेकिन वो फिर भी आपके पास हाथ में आके गिरी। पीछे गिरना चाहिए था ऐसा लगता है, बट ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसके हाथ में ही आके गिरी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी, जब आपने उसको अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, उसके पास ऑलरेडी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, जिसकी वजह से जब वो ऊपर जा रही है, हमें ऐसे दिखता नहीं है ढंग से, लेकिन जब हम देख, बेसिकली हमें नहीं दिख रहा क्योंकि हम उसी उसी फ्रेम में है, तो हमें बस ऐसे जाता हुआ दिखा। लेकिन तो हमें जब वो ऐसा जाता हुआ देखा, बिकॉज हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फील नहीं हो रही होती उस टाइम पे, है ना। तो यहाँ पर जब वो गिरेगा तो उसकी ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो जब ये आगे आके बैठेगा तो भी इसके हाथ में ही बॉल आती आती है, उसके हाथ में आएगी। लेकिन अगर कोई बाहर से देख रहा होगा, उसको कैसा दिखेगा, पैराबोलिक, उसको एक पूरा प्रोजेक्टाइल होता हुआ दिखेगा, उसको वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिखेगी, क्योंकि वो बाहर से देख रहा है, उसको ट्रेन भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूव होती हुई दिखेगी, आप भी। तो बाहर से जो खड़ा है उसको दिखेगा पूरा, लेकिन अंदर क्योंकि आप उसी फ्रेम में बैठे हुए हैं, उसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो आपको वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फील नहीं होती, लेकिन फिर भी आपके पास बॉल आके गिरेगी बिकॉज ऑफ दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक, कोई परेशानी, कोई दुविधा, समझ आ गया? तो ये एमसीक्यू बहुत बार पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो ध्यान रखना। अगर ये गिव अगेन, ये कब पॉसिबल है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अगर अचानक आपने बॉल फेंका, उसके पास वेलोसिटी v थी, इस बीच अगर जब वो बॉल ऊपर है और इस बीच अगर ट्रेन अचानक से अपनी स्पीड कम कर लेती है, तो उसकी तब वो गिरेगा, इधर उधर कम कर लेती है या बढ़ा देती है, तब वो आपके हाथ में नहीं आएगा, तब वो आगे या पीछे उसके अकॉर्डिंगली गिर जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तब हाथ में आएगा, वरना नहीं। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दुविधा, समझ आ गया? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे तब भी देखा था, है ना। आई कार्ड को ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आई कार्ड को घुमा रहे हैं, अचानक से छोड़ा, जिस पॉइंट पे छोड़ा वो टेंजेंशियली स्ट्रेट उसमें चला गया। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है,
जब वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, हर जगह उसकी डायरेक्शन क्या है, टेंजेंशियली है ना। जिस जगह पे छोड़ोगे, जहां छोड़ोगे, वो उसी डायरेक्शन में, उसी टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शार्प, हम देखा होगा आपको चाकू अगर शार्प करते हुए इस तरीके से, तो जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है, एक स्पार्क्स आते, जो ये चिंगारी सी ऐसा लगता है ना, स्पार्क्स आते हैं, क्रिएट होता है। क्यों हो रहा है और किस डायरेक्शन में होती हुई दिख रही है, क्यों हो रहा है, वो तो फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, बट किस डायरेक्शन में आ रही है, देखो ये घूम रहा है इधर, उसका मोशन जो सर्कुलर मोशन है रिंग का, मेटालिक रिंग का, और चाकू तो एक ही जगह रखा हुआ है। जो स्पार्क आ रहा है वो रोटेट थोड़ी कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो फ्लाई ऑफ कर रहा है टेंजेंशियली, टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ कर रहा है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, अब देखो मड गार्ड रखा होता है ना। अब यहाँ पे मड गार्ड नहीं है, देखो क्या हो रहा है बेसिकली, इधर जो मिट्टी है, मड गार्ड पता है ना सबको क्या होता है, ये दिस थिंग इज कॉल्ड मड गार्ड, दिस थिंग इज कॉल्ड मड गार्ड, है ना। व्हीकल के पीछे आपने देखा भी होगा, ऐसे फैंसी नहीं होता, वो काम का होता है ना। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या हुआ था, अगर इसमें मड गार्ड नहीं था तो मिट्टी इधर उधर पूरा फैल के गई। इधर मड गार्ड होता है तो जब टायर घूमता है, मिट्टी आई तो वो पड़, जो वो घूमेगी टेंजेंशियली, वो आपके कपड़े नहीं खराब करती। वरना यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पे पूरा मिट्टी आपका इधर उधर भागता हुआ दिखाई दिया हमको, है ना। मडगार्ड नहीं है तो वो टेंजेंशियली भागेगा, जहां पे मिट्टी का टुकड़ा आया वो टेंजेंशियली भागता हुआ दिखाई देगा और आपके कपड़े खराब कर सकता है, इसीलिए मडगार्ड लगाते हैं टू स्टॉप दैट टू हैपन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मेरा डॉग चेजेस है, पहले के टाइम पर ये रेसेस जो आपको दिख रही हैं ये बहुत फेमस हुआ करती थी, लेकिन अब भी इन पर बैन लग गया है वैसे। बट हेयर रन्स अलोंग अ जिगजैग पाथ, इसमें होता क्या है, आप देख रहे हो कि जो डॉग है वो चेज कर रहा है हेयर को, एक छोटे से खरगोश को, और खरगोश का जो पाथ है वो क्या है, जिगजैग है ना, वो धीरे ऐसे जिगजैग भाग रहा है। ऐसा क्यों, ये आपने और भी देखा होगा, अगर कोई चीता या लायन या कुछ भी अगर कोई चीज को हिरन को पकड़ रहा है या किसी चीज को पकड़ रहा है, वो स्ट्रेट पाथ नहीं फॉलो करते, वो टेढ़ा मेढ़ा भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या फायदा है इससे। देखो उनको तो फिजिक्स नहीं आती है, उनको तो नहीं पता है इनर्शिया का, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं। कैसे, देखो क्या हो रहा है कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है हमें पता है, डिपेंड्स ऑन मास, ये चीज पढ़ी हुई है ना हमने, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। जो हेयर है, जो खरगोश है, वो छुटका सा है, उसका मास कम है एज कंपेयर टू दीज हाउंड्स। ये जो डॉग्स हैं ये क्या है बेसिकली, इनका इनका मास ज्यादा है, इनको जब डायरेक्ट, जो हेयर है वो इजीली अपने डायरेक्शन चेंज कर ले रहा है, उसका इनर्शिया क्योंकि कम है तो वो इजीली जिगजैग पाथ ले रहा है। लेकिन जो डॉग है क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो उसमें इनर्शिया भी ज्यादा होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी ज्यादा होगा, उसको ये जिगजैग पाथ लेना मुश्किल पड़ता है एज कंपेयर टू हेयर। तो हेयर अपने आप को बचाने के लिए इनर्शिया का यूज करता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का यूज करता है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत। चलो आगे देखो आज का क्वेश्चन, आज का हुकागे वांट्स टू नो क्या कहता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ने हमको क्या बताया कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स, जब नेट फोर्स नहीं है तब किसी ऑब्जेक्ट का क्या मोशन रहने वाला है, ये कहानी बताई न्यूटन फर्स्ट लॉ। बट अगर नेट फोर्स होगी तब किसी ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा, वो आपको बताना है कमेंट करके। क्वेश्चन समझ आया, क्या बोला, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो बताता है कि मोशन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ क्या होगा व्हेन देयर इज नो नेट फोर्स, एफ नेट इज जीरो, तो मोशन के साथ क्या होता है, स्टेट के साथ क्या होता है। लेकिन अगर एफ नेट है तब ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा, तब उस मोशन के साथ क्या होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। और इसी पे बेस हमारा नेक्स्ट क्लास अभी होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक जैसे हमने इनर्शिया के बारे में समझा था वैसे ही हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है जो हमारे नेक्स्ट लॉ में काम आता है, वो वर्ड हम नेक्स्ट लॉ में समझते हैं, तो उसी वर्ड को समझेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में मोमेंटम करेंगे। तो ये फिजिक्स का साइनिंग ऑफ, बाय।